कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। विंसेर ईयर बुक की आज तीसरी क्लास है बच्चों, और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसमें हैं। और जैसा कि 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि कब विज्ञापन आएगा, कब आपका एग्जाम होगा, आपको पता नहीं चलेगा, समझ जाने में समय नहीं लगता, मैं हमेशा ये कहता हूँ। तो आजकल जैसे नहीं अगर कोई एग्जाम है तो अपनी जो कमजोरियां हैं, जो पोर्शन आपका स्ट्रांग नहीं है या जिसमें आपको लगता है कि यार थोड़ा सा इसमें मुझे दिक्कत होती है इस चीज को, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस का सेक्शन है या उत्तराखंड का सेक्शन है या करंट अफेयर्स का सेक्शन है, रीजनिंग मैथ्स जो भी है, उस पे आजकल आपको क्या करना है, कमांड बनानी है, ठीक है, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस करके अपना सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। देखिए कल जो मैंने पढ़ाया था, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने एक हाल ही में 9 बिंदु नीति का शुभारंभ किया है, ठीक है। 9 पॉइंट पॉलिसी का संबंध किससे है, यह है बच्चों सतत विकास लक्ष्य की नीति के लिए, ठीक है। इसमें बेसिकली एनवायरमेंट एंड जो इकोनॉमी है, इनके बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि 9 बिंदु नीति का संबंध किससे है उत्तराखंड में, तो सतत विकास लक्ष्य से संबंधित नीति है, ठीक है। तो लिखो 9 बिंदु नीति, 9 पॉइंट पॉलिसी, 9 बिंदु नीति, ठीक है, ये पढ़ लेना अच्छे से। 9 बिंदु नीति ये क्या है, किस चीज से बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है उत्तराखंड, ठीक है। लिखो सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य से संबंधित, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कभी। अब इसमें क्या किया है, 9 पॉइंट रखे हैं बच्चों उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, जो कि बेसिकली किस चीज से हैं, सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए। इसमें क्या किया, जैसे एनवायरमेंट, बेसिकली आप मोटा मोटा सुन लेना, चाहो तो साइड में ब्रैकेट में लिखते भी रहना। पहला लिखना बच्चों पर्यावरण, जिसमें आप क्या करोगे, सुधार युक्त आर्थिक योजना बनाओगे, यानी एनवायरमेंट रखना है। दूसरा रखना है जलवायु, ठीक है। तीसरा रखना है बच्चों प्राकृतिक संसाधन, चाहे जो भी प्राकृतिक संसाधन आते हैं उसके अंदर, वन जल जैव विविधता, ये सब चीजें, ठीक है। फोर्थ रखना है बच्चों ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा। पांचवा रखना है बच्चों आपको सतत पर्यटन, यानी जो सस्टेनेबल टूरिज्म है, सतत पर्यटन है आपका, यानी पर्यटन की बात की है। तो अगला रखा है बच्चों समान वितरण समान विकास, यानी आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इक्वल डेवलपमेंट करना है हर जगह, यानी समान विकास और समान वितरण। नेक्स्ट लिखना है बच्चों आप लोग हरित निर्णय प्रक्रियाओं, यानी स्थानीय समुदाय, यानी जो लोकल लेवल पे लोग रहते हैं, स्थानीय समुदाय है जो यहाँ के हमारे, उनको आप जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट हैं उनमें उनको शामिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है बच्चों एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता, ठीक। और लास्ट लिखना सतत कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और जल प्रबंधन व नवाचार, ठीक है। सतत कृषि, जल प्रबंधन, नवाचार। हालांकि आपसे 9 बिंदु नीति कौन सी नहीं पूछने वाला, किस चीज से संबंधित है, ये ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, ठीक। एक और चीज बच्चों इंपॉर्टेंट रही है, गढ़वाली कुमाऊं को के जो हमारी स्थानीय बोली है, उसके संरक्षण के लिए 2 हमारे जो है बच्चों, काफी अच्छी बात है, उत्तराखंड के निवासी जो कि बाहर रहते हैं, उन्होंने एक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तर्ज पे एक पहाड़ी.ai बनाया है, ठीक है। तो देखना एक पहाड़ी.ai शब्द चर्चा में रहा है बच्चों, पहाड़ी.ai, ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहाड़ी एआई है, पहाड़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका काम है बच्चों लोक भाषाओं को नवजीवन देने में सहायक, यानी लोक भाषाओं के संरक्षण के लिए ये 2 छात्र हैं, उन्होंने शुरू किया है पहाड़ी एआई, ठीक है। लोक भाषाओं हेतु है, कुमाऊनी गढ़वाली जो भी है जौनसारी, ठीक है, लोक भाषाओं हेतु के संरक्षण हेतु के लोक भाषा के लिए काम करेगा पहाड़ी एआई, ठीक है। और दो लोग हैं जिन्होंने इसको डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाई है बच्चों, उत्तरकाशी निवासी आदित्य नौटियाल और श्रीनगर निवासी सुमितेश नैथानी जी ने इसको शुरू किया है। बहुत अच्छी एक पहल है बच्चों पहाड़ी.ai, जिसको बनाया गया है लोक भाषाओं के संरक्षण के लिए। आप इसको कुमाऊनी गढ़वाली जो भी टर्मोलॉजी है उसको सीख सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो उत्तरकाशी के आदित्य नौटियाल और श्रीनगर के सुमेश नैथानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव करके उन्होंने ये चीज को सामने लेके आए, ठीक है। पहाड़ी एआई क्या है, लोक भाषाओं के संरक्षण हेतु। चाहो तो आप लिख लो इनके नाम जो मैंने अभी बोले थे, आप अगर चाहते हैं तो, ठीक। इसके अलावा बच्चों हर वर्ष की तरह पिछले वर्ष भी आपका यहाँ पे क्या हुई थी, 4 धाम यात्रा हुई थी। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया कि सर्वाधिक जो श्रद्धालु हैं कौन से मतलब अपने धाम में आए, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है। तो लिखो वर्ष 2025 में सर्वाधिक श्रद्धालु, वर्ष 2025 में सर्वाधिक श्रद्धालु लिखना है, ठीक है। वर्ष 2025 में सर्वाधिक श्रद्धालु सबसे ज्यादा है बच्चों केदारनाथ, देन बद्रीनाथ,
देन गंगोत्री और लास्ट यमुनोत्री। ठीक है, इसका आंकड़ा लगभग 17 लाख कुछ है, इसका आंकड़ा लगभग 16 साढ़े 16 लाख है, इसमें 6 साढ़े 6 लाख लोग और इसमें 4 साढ़े 4 लोगों ने इसके दर्शन किए। ठीक है, तो वर्ष 2025 में अगर सर्वाधिक श्रद्धालु चार धाम में पूछता है तो ये रखना। इसके अलावा बच्चों क्योंकि जब ग्रीष्मकालीन अपने आप में चार धाम यात्रा एंड हुई उसके बाद शीतकालीन होती है, यानी जो भगवान विष्णु है या भगवान शिव है या गंगा मैया है या जो यमुनोत्री में है यमुना, तो उनकी जो है शीतकालीन अलग अलग स्थानों पे पूजा होती है। तो आपको कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो भगवान बद्रीनाथ हैं उनकी शीतकालीन प्रवास कहाँ होता है बच्चों, पांडुकेश्वर और नरसिंह भगवान मंदिर में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान जो विष्णु हैं बद्रीनाथ हैं वो शीतकाल के समय उनकी पूजा होती है बच्चों पांडुकेश्वर और नरसिंह भगवान मंदिर में। ठीक है, यानी ज्योतिष मठ में। तो आपको ध्यान रखना है, आप चाहो तो लिख लो भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा करके, यहाँ ऐसे लिख देना भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा, केदारनाथ की शीतकालीन पूजा, गंगोत्री की शीतकालीन पूजा, यमुना की यानी गंगा यमुना। तो बद्रीनाथ में लिखो आप पांडुकेश्वर स्थित नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ में। ठीक है, पांडुकेश्वर स्थित नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ में, यानी ज्योतिर्मठ में इनकी पूजा होती है नरसिंह भगवान मंदिर के। जबकि केदारनाथ की होती है बच्चों ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में। केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में। इनकी होती है ज्योतिर्मठ में, पांडुकेश्वर के पास नरसिंह मंदिर है, इनकी होती है ओंकारेश्वर ऊखी मठ में। ठीक है, गंगा मैया की होती है बच्चों मुखबा में, आपने सुना होगा गंगा मैया की पूजा होती है शीतकालीन मुखबा में, इसमें मुखबा लिख लो। और यमुनोत्री की होती है बच्चों कहाँ पे शीतकालीन पूजा, अपने आप में खरसाली उत्तरकाशी में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे होती है। इसके अलावा बच्चों जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा दून का जो घंटा घर है, ठीक है, यानी क्लॉक टावर है, इसका पुराना नाम है बच्चों बलवीर क्लॉक टावर। अब क्योंकि थोड़ा सा चर्चा में रहा है, ये एशिया का एकमात्र बच्चों घंटाघर है जो षटकोणीय संरचना है, यानी 6 एंगल 6 डायमेंशन है इसके। तो एकमात्र इसको सुन लेना आप लोग, कई लोग देहरादून आए भी होंगे, देखा भी होगा। सो षटकोणीय संरचना वाला एशिया का एकमात्र क्लॉक टावर घंटाघर है जिसका पुराना नाम था बच्चों बलवीर क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर देहरादून का पुराना नाम क्या था, बलवीर क्लॉक टावर। चाहो तो साथ में लिखते रहो। इसका जो शुभारंभ किया गया था बच्चों इसको बनाने का 24 जुलाई 1948 को इसको क्या किया गया था बच्चों, सरोजनी नायडू तत्कालीन गवर्नर थी बच्चों यूपी की, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था 24 जुलाई 1948 को, जबकि 1953 में बनकर तैयार हो गया था और इसका उद्घाटन किया तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, षटकोणीय संरचना होने की वजह से एशिया का एकमात्र है और इसमें यह बताया जाता है बच्चों कि इसकी जो घड़ियां थी मूल रूप से स्विट्जरलैंड से लाई गई थी। ठीक है, अब तो खैर वो बहुत पुरानी बातें होगी, अब तो यांत्रिक आ गई, लेकिन उस समय की बात है। तो बलवीर क्लॉक टावर का नाम जो है बेसिकली ये घंटाघर देहरादून का है। 48 में इसका शिलान्यास, 53 में लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे उसमें उसने उद्घाटन किया। स्विट्जरलैंड से इसकी घड़ियां मंगाई गई थी, एकमात्र एशिया का जो षटकोणी है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन पर लक्ष्य सेन ने कब्जा किया, यानी आपको ध्यान होगा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार जीता वो लक्ष्य सेन ने जीता। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये किसने जीता, लक्ष्य सेन। अब आपको कि सर कौन सा ओपन है, इसमें बच्चों बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है, ब्रैकेट में बैडमिंटन लिख लो, अल्मोड़ा निवासी लक्ष्य सेन ने इसको जीता है। इसका पिछली बार मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान होगा, ह्यूग कालिन गेंटजर यानी इनको और राधा भट्ट को, इन लोगों को क्या मिला था पिछली बार, अगर आपको ध्यान होगा, राधा बहन भट्ट को सामाजिक क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और इसके अलावा बच्चों लेखक ह्यूग कालिन गेंटजर और उनकी पत्नी दिवंगत कालिन गेंटजर, इनको क्या मिला था बच्चों, सबको पद्मश्री। तो वर्ष 2025 के पद्मश्री तो आपको मैंने कराए हैं, लिखने की जरूरत तो है नहीं, अगर आपको ध्यान होगा इतना तो आपने पढ़ा ही है कौन कौन से राधा भट्ट को सामाजिक क्षेत्र में मिला था। जबकि दिवंगत कैलिन गेंटजर यानी उनकी पत्नी थी किसकी, ह्यूग कैलिन को, उनको और उनकी पत्नी कैलिन गेंटजर को क्या मिला था बच्चों, ये अपने आप में साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री मिला था। पिछली बार कराया हुआ, लेकिन इस बार कौन सा मिला है, अगर आपको ध्यान होगा, पद्म भूषण मिला है। किसको मिला है, उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और महाराष्ट्र के पूर्व, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी को इस बार क्या मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान होगा। ठीक है, एक पद्म भूषण लिख लेना इस बार का, पद्म भूषण 2026 में किसको मिला, उत्तराखंड से अपने आप में भगत सिंह कोश्यारी जी को। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो राधा बहन भट्ट है उनको पिछली बार मिला था पद्मश्री, मैंने कराया हुआ है, कौसानी में अभी जो लक्ष्मी आश्रम उसकी अध्यक्षा है, ये ध्यान रखना। ठीक, इसके अलावा बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर में आने लायक इंपॉर्टेंट है वही मैं कराऊंगा। तृतीय भैरव दत्त धुलिया सम्मान किसको दिया गया था, रमेश पहाड़ी को, ये भी मैंने आपको कराया था। भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है,
पत्रकारिता के क्षेत्र में। जो इस बार जो पिछली बार दिया गया है तृतीय भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार, वो रमेश पहाड़ी जी को दिया गया है, जो कि पत्रकारिता और जनसेवा के क्षेत्र में संबंधित है। और बेसिकली बच्चों इनकी एक पहाड़ी जो है रमेश पहाड़ी जी को अनिकेत समाचार पत्र की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, तो नॉर्मल लिखो आप, तृतीय भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार 2025 में रमेश पहाड़ी को दिया गया था, ब्रैकेट में लिखो इनके द्वारा अनिकेत समाचार पत्र की स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों हिमालय प्रहरी सम्मान 2025, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 ये दिया गया बच्चों जन कवि और आंदोलनकारी स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी और दीक्षा बिष्ट को सुंदरलाल भोगड़ा स्मृति सम्मान हिमालय प्रहरी 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको लिखना है हिमालय प्रहरी सम्मान 2025, इसका आंसर लिखना आप लोग जन कवि और आंदोलनकारी स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी तथा जन कवि और आंदोलनकारी स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी तथा दीक्षा बिष्ट को। ठीक है, इन लोगों को मिला गया। अगला लिखते हैं बच्चों दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान, ये उत्तराखंड भाषा संस्थान देता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि गवर्नमेंट से, क्योंकि कई चीजें क्या होती हैं, कुछ एनजीओज होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, लेकिन कुछ जो होती है गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वही मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। ठीक है, तो एक नेक्स्ट लिखना आप लोग दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने क्या किया है बच्चों 2024-25 के लिए शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ और लोक गायक हीरा सिंह, शेर सिंह बिष्ट जी जो हैं उनको अनपढ़ नाम से भी जाना जाता है, शेरदा अनपढ़ कई लोग जानते होंगे, जो बेसिकली यहाँ पे जो इन चीज़ों पे पुरानी चीज़ों पे इंटरेस्ट रखते होंगे, लाइक जो इनकी कहावत है, इनके किस्से सुनते होंगे, तो बहुत फेमस हैं बच्चों। ठीक है, शेरदा अनपढ़ इनको कहा जाता था, शेर सिंह ब्रैकेट में हल्का सा अनपढ़ उनके लिए लिखा जाता था, तो उनको क्या किया गया बच्चों शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ और लोक गायक हीरा सिंह राणा जी को मरणोपरांत प्रदान किया गया। हीरा सिंह राणा जी को क्या 2025 के लिए दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान, तो लिखो दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। ठीक है, दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान, साहित्य सेवी सम्मान, ये दो लोगों को दिया गया है बच्चों 2024-25 के लिए। पहला लिख लो आप शेर सिंह बिष्ट, ब्रैकेट में हल्का सा अनपढ़ लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, शेर सिंह बिष्ट और लोक गायक हीरा सिंह राणा जी को। ठीक है, इनको दिया गया है बच्चों, और ये क्या है इसके साथ साथ ही वर्ष 2025 के लिए जनकवि अतुल शर्मा को दिया गया है। यानी आपको ये तीन नाम याद रखने हैं, शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ लिख लो, दूसरा लोक गायक हीरा सिंह राणा जी लिख लो, तीसरा अतुल शर्मा जी को लिख लो। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, कौन सा दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान उत्तराखंड भाषा संस्थान देता है। ठीक है, उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा किसको मिला, शेर सिंह बिष्ट अनपढ़, इसके अलावा हीरा सिंह राणा और क्या अतुल शर्मा, मैंने इसमें बोला है आपसे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये नोट कर लेना। इसके अलावा जो सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, सुभाष राणा जी को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये भी मैंने आपको कराया हुआ, अगर आपको ध्यान होगा, ये सारी चीजें आपको कराई है। सुभाष राणा जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार, अगर ध्यान होगा तो द्रोणाचार्य पुरस्कार लिख लो सुभाष राणा को 2025 में। ठीक है, तीलू रौतेली पुरस्कार 2025 में दिया गया बच्चों 24-25 के लिए 13 महिलाओं को, अब तो नया मिलेगा इस बार, तो तीलू रौतेली पुरस्कार लिखो आप लोग 13 महिलाओं को दिया गया, कब 2024-25 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बच्चों 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था किसको, डॉक्टर मंजू बाला और श्री मनीष ममगाई जी को। ठीक है, लिखो वर्ष 2025 हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, वर्ष 2025 हेतु राजकीय शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया था, डॉक्टर मंजू बाला और श्री मनीष ममगाई जी को। ठीक है, डॉक्टर मंजू बाला और श्री मनीष ममगाई जी को। और अगला लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों उत्तराखंड भाषा पुरस्कार जो दिया गया पिछली बार 2025 में 18 साहित्यकारों को। ठीक है, देखो 2025 में उत्तराखंड भाषा पुरस्कार, उत्तराखंड भाषा पुरस्कार, ये कितने लोगों को दिया गया, 18 लोगों को। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट, अब 18 के 18 तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान सुभाष पंत जी को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, इसी के अंदर आता है उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार, उत्तराखंड साहित्य भूषण। ठीक है, ये सुभाष पंत जी को दिया गया है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, सुभाष पंत जी को दिया गया उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार, ये इंपोर्टेंट अपने आप में है। ठीक, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2025 में दिया गया बच्चों 16 शिक्षकों को। ठीक है, इतना ये नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लिखो 2025 में शैलेश मटियानी पुरस्कार 16 लोगों को दिया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग क्या करना ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको क्योंकि कई बार पूछ भी जाते हैं।
अगला लिखना है बच्चों केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार, ये दिया गया बच्चों, ये भी कराया था मैंने, हर्षवंती बिष्ट जी को दिया गया है। यानी जो गंगोत्री क्षेत्र में है वहां भोजपत्र वनों के संरक्षण के लिए हर्षवंती बिष्ट जी को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार। तो अगला लिखना है आपने कि ये भी कराया हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट कराए हुए हैं, क्योंकि जो नए बच्चे उनको लग रहा होगा कि कब कराए, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले मतलब लास्ट ईयर जो मैं करंट अफेयर्स, आपको सब मिल जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन जो नहीं कराए, जैसे पहाड़ी.ai वाला मैंने नहीं कराया था, वो मेरे को पता है कि वो नया क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। तो जैसे ये भी पढ़ा रखा है मैंने आपको, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार, तो किसको दिया गया, हर्षवंती बिष्ट को, किस चीज के लिए दिया गया, गंगोत्री क्षेत्र में भोजपत्र वृक्ष के संरक्षण के लिए, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों इसमें आपको राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, ये मैंने शायद नहीं कराया होगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, ये पेपर में आएगा आपका। ये मिला बच्चों मोहन चंद्र कांडपाल जी को, ठीक है, ये इंपोर्टेंट कर देना मोस्ट, मोहन चंद्र कांडपाल जी को, ये अल्मोड़ा की कांडा के हैं बच्चों, ठीक है, मोहन चंद्र कांडपाल जी को, वो नहीं लिखना है कहाँ के हैं, लेकिन इनको मिला, और ये बहुत स्पेशल एक अपने आप पर राष्ट्रीय जल पुरस्कार होता है। और इवन यहां तक सोचो कि जो बेस्ट इंडिविजुअल फॉर जो एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर श्रेणी में उत्तर भारत का ये एकमात्र पुरस्कार इनको मिला है। यानी एक्सीलेंस काम किया है इंडिविजुअल रूप में वाटर के क्षेत्र में, यानी वाटर सेक्टर में, और एकमात्र उत्तर भारत में इनको मिला है। तो सोचिए कितनी वैल्यू इनकी है यहाँ पे, राष्ट्रीय जल संरक्षण में इन्होंने कितना काम किया होगा जल के संरक्षण में, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों एक मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी शायद मैंने नहीं कराया होगा, मिलिट्री स्टेशन ऑफ द ईयर 2025 दिया गया बच्चों लैंसडाउन को, ठीक है, मिलिट्री स्टेशन ऑफ द ईयर, यानी मिलिट्री स्टेशन ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला बच्चों, लैंसडाउन को। बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत गर्व की बात है, ठीक है। लैंसडाउन को क्या दिया गया, मिलिट्री स्टेशन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। और ये अपने आप में लैंसडाउन को जो है सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ हरित और सतत मिलिट्री स्टेशन के रूप में जाना गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों के लिए पढ़ना है आपको, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से रहेगा, ठीक। अगला लिखना है बच्चों माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, एनएसएस सुना होगा ना आपने, वो दिया गया बच्चों आलोक कुमार पांडे जी को, माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रपति पुरस्कार 2022-23, ठीक है। लिखो माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस जिसको बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय सेवा, ये राष्ट्रपति जी नहीं दिया, ठीक है, योजना पुरस्कार ये किसको दिया गया बच्चों, वर्ष 2022-23 के लिए, क्योंकि 2-3 साल पुराना चलता रहता है ना। आलोक कुमार पांडे जी को लिख लो आप इसको, ठीक है, आलोक कुमार पांडे, आलोक कुमार पांडे जी को ये पुरस्कार दिए गए। माई भारत क्या है अपने आप में राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार। ये थे बच्चों कुछ आपके इंपोर्टेंट फैक्ट जो विंसर ईयर बुक के आज की क्लास से थे। जो आपको आता होगा अच्छी बात है, जो मैंने लिखा है, जो मैंने आपको बताया कि मैंने नहीं भी कराया था, इसको देख लेना, उसको सही से देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप तैयार कर लोगे तो आने वाले जो एग्जाम होंगे वहां पे आपको इस पे बर्डन नहीं आएगा। इसको सही से तैयार करोगे तो काम अच्छे से आपका निकल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।